इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी एलईडी और साउंड से युक्त हैं, जो पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जाकर एक एक बूथ तक जाकर जो 5 साल की उपलब्धियां हैं योगी सरकार की, बीजेपी सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ विपक्ष के जो तमाम दावे हैं, पूर्ववर्ती सरकार की जो तमाम विफलताएं हैं, उनका भी एक बार फिर से बीजेपी इन अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रचार वाहनों के जरिए खुलासा करेगी और जनता को जागरूक करने का भी काम करेगी। लखनऊ में इस बड़े अभियान की शुरुआत के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने इस बात का दावा किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से पूर्व की सरकार यानी कि सपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि सपा गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और व्यापारी व आम आदमी सुरक्षित नहीं था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित हुआ है, व्यापारी सुरक्षित है, उद्यमियों के लिए निवेश का अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। और ये सब संभव हुआ है बीजेपी की उस सरकार में जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जाहिर सी बात है कि पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण का चुनाव सामने है और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सामने मुश्किल और चुनौती भी छोटी नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में डोर टू डोर कन्वेंसिंग के साथ साथ उन्होंने घर घर जाकर लोगों को 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश के मुखिया आज अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में उन्होंने सरकार ने किन किन कार्यों को किया जो कि जनता के लिए बेहतर थे, उन 5 सालों का रिकॉर्ड गिनाया। हालांकि प्रदेश चुनाव के नतीजे आने पर इस बात का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा कि आखिरकार कितना काम लोगों को समझ आया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रथ यात्रा को भी हरी झंडी दी, जो कि विजयी रथ यात्रा बताई जा रही है, जो कि प्रचार का कार्य करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। उत्तराखंड में अब मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर राजनीति अभी भी गर्माई हुई है, मौसम अभी भी गर्म नजर आता है। जिस तरीके से हरक सिंह रावत की घर वापसी को लेकर के अटकलें बनी हुई थी, तो कल उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। हरक सिंह रावत दोबारा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, साथ ही साथ उनकी जो पुत्रवधू है अनुकृति, वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। जिस कांग्रेस में एक विरोध हरक सिंह रावत का किया जा रहा था, आज एक स्वर में सारे नेता साफ तौर पर कहते आए कि हरक सिंह रावत के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने, उसमें हरक सिंह की वापसी से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है या कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। हरियाणा में चौटाला परिवार का कलह सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने एक दूसरे के ऊपर तीखी बयानबाजी की है। दरअसल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अलग हो गई थी। दोनों सगे चाचा भतीजा हैं। अभय चौटाला चाचा है तो वहीं दुष्यंत और दिग्विजय भतीजे हैं। इनेलो पार्टी में से ही जननायक जनता पार्टी निकल कर के आई थी, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा में भाजपा के साथ सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद लगातार परिवार में ही आपसी फूट बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में दोनों परिवारों को सुलझाने की जो कलह है उसको सुलझाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। अब हाल ही में एक बार फिर से दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि जजपा पार्टी का विलय भाजपा के अंदर हो जाएगा, तो वहीं पर दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला ने एक सुर में कहा कि 2024 के चुनाव आते आते इनेलो पार्टी ही जजपा के अंदर विलय हो जाएगी। यानी कि बात साफ है, दोनों पार्टियों के बीच जो सुलह की एक कोशिश चिंगारी जली थी, वो कहीं ना कहीं फिर से बुझती हुई नजर आ रही है।
हालांकि भाजपा और कांग्रेस के लोग तमाशबीन बनकर दूर खड़े दोनों परिवारों में, चाचा भतीजों में इस कलह का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी का किसके अंदर विलय होता है। कैमरा पर्सन आरशी के साथ कपिल गौड़, JK24 न्यूज। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब और तेज हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना भी अपनी स्पीड पकड़ रहा है। इस दौरान चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और चुनाव आयोग की ओर से अहम बैठक की गई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में 1 हफ्ते के लिए चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 15 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई गई थी, जिसके बाद 1 हफ्ते और बढ़ाकर 22 जनवरी तक इन पाबंदियों को किया गया था और एक बार फिर चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों को 29 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस पाबंदियों के तहत नेता चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां, रोड शो और जुलूस नहीं कर सकते। साथ ही कोरोना नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के चलते 30 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जोगिंदर के साथ रामानंद श्रीधर, JK24 न्यूज, दिल्ली। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होने से अब समस्याएं बढ़ सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च स्तरीय वार्ता में झारखंड के पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है। उसके अनुसार यदि मार्च तक पंचायती चुनाव नहीं कराया जाता है तो 15वें वित्त से मिलने वाली राशि को रोका जा सकता है। बता दें कि झारखंड में 2021 में ही पंचायत चुनाव होना था, लेकिन कोरोना के कारण वह हो नहीं पाया है। अब यह देखना है कि राज्य सरकार कितनी शीघ्रता दिखाते हुए पंचायत चुनाव को कराती है या जो निर्देश केंद्र की ओर से आया है उसका अनुपालन होता है। वैसे तो झारखंड सरकार तत्परता दिखाते हुए वोटर लिस्ट को तैयार कर रही है और अनुमान है कि मार्च या अप्रैल तक चुनाव हो जाएगा। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK24। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज तीसरा दिन है जब बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 8 महीने बाद ऐसा हो रहा है जब देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें, 3,37,000 नए मामले सामने आए। कोरोना के 488 लोगों की जान भी गई है, जबकि 2,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर अपने घर भी गए हैं, यानी कि कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21 लाख के पार चली गई है और 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना कहर ढा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र बीते 24 घंटे में 48,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटका में भी बीते 24 घंटे में 48,000 नए मामले सामने आए हैं। केरल में 41,000 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 29,000 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में 21,000 नए मामले सामने आए। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। 56% जो कुल कोरोना के केसों में है वो इन्हीं 5 राज्यों से है। 56% भागीदारी इन 5 राज्यों से है। और इसके अलावा देश के कई और राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के केस मिल तो रहे हैं, लेकिन कुछ राहत है। जैसे दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, जो कि एक राहत की खबर है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 93 पॉइंट समथिंग पॉजिटिविटी रेट है इस समय। और इसी बीच अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 161 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देश में अब तक वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है और सरकार की ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। हैदर अली, JK24 न्यूज़। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3 लाख से ऊपर मामले सामने आए हैं, जिसमें 491 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश भर में दर्ज की गई हैं। ऐसे में जहां एक तरफ कोरोना वायरस लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, वहीं राज्य सरकारों की तरफ से भी लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है। तमाम राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है तो कहीं ऑड इवन की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिन राज्यों में आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उन पर सख्त पाबंदियां लगाने के ऐलान भी केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में बृहद स्तर पर अभियान चल रहा है। लगातार सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन को लेकर दोनों डोजों की पूर्ति के बाद बूस्टर डोज भी देश भर के तमाम लोगों को लगवाने का काम किया जाए। इस वक्त बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन्स और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है। सरकार की आगे आने वाले समय में कोशिश यह है कि देश में आम लोगों को भी अब बूस्टर डोज उपलब्ध करवाया जाएगा और आने वाले समय में जिस तरीके से जो कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ा यह है कि 1000 लोगों में से जो संक्रमित है उनमें से 2 लोगों की मौत होने का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि आप तमाम सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन करिए और जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाने के सरकार की तरफ से जो है ऐलान कर दिए गए हैं। सहयोगी करण के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। जनवरी खत्म होने को है लेकिन राष्ट्र राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात कर रहे हैं ठंड की तो आपको बता दें कि इस साल ठंड ने बीते साल के कई रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। वहीं जहां ठंड ने रिकॉर्ड तोड़े हैं तो दूसरी तरफ बात करें दिल्ली में बारिश ने भी अपना बीते 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। दरअसल अगर इस साल जनवरी में अब तक की बात करें तो तकरीबन 68% मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं अगर बात करें साल 1995 की तो साल 1995 में 69.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो यानी आप ये देख सकते हैं तकरीबन 27 साल बाद दिल्ली में इतनी बारिश हुई है। और वही अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताया है। और इसी के साथ न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। JK24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। लगातार मौसम में करवट ली है और अब सुबह दिल्ली NCR में हुई बरसात के बाद फिर से एक बार ठंड जो है बढ़ गई है। सुबह समय पर जो बरसात हुई उससे जो है तापमान में गिरावट आई है और लोग सुबह से ही जो है ठंड से ठिठुरते हुए नजर आए। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इसी तरह से जो है ठंडी हवाएं जो है निचले क्षेत्रों में चलेंगी, जिसकी वजह से जो तापमान में गिरावट थी वो और बढ़ सकती है। ऐसे में जो लोग सुबह के समय निकल रहे थे घर से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और सुबह से जो बरसात हुई वो लोगों के लिए मुसीबत बन के आई। दरअसल सुबह के समय जो बरसात हुई उससे तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है और ठंडी हवाएं उसके बाद चलने से दिल्ली NCR में मौसम सर्द हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इसी तरह की जो हवाएं हैं वो चलेंगी, जिसकी वजह से मौसम में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश, बिहार और समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाली 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भीषण ठंड होगी और शीतलहर भी चलेगी। यहां तक कि संभावना जताई है कि बारिश भी हो सकती है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, झांसी, महोबा, हाथरस ऐसे तमाम जिले हैं जो इससे प्रभावित होंगे। पारे की अगर बात की जाए तो न्यूनतम 3 डिग्री तक तापमान की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने के लिए भी मौसम विभाग ने निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन मुश्ताक के साथ में अंकुश जायसवाल, JK न्यूज, लखनऊ।